हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो पहले तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट किस चीज से बना होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करेंगे, इसका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो सब देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट सर्किट होता है, तो जैसे रेजिस्टेंस का कुछ साइन होता है, तो सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है ओहम्स लॉ। तो वो किसके बारे में बोल रहा है, वो हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ के बारे में। और फिर हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कौन सी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे तुम एक सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हो, कैसे डिक्रीज कर सकते हो, वो सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है, तो देखो हमारे घर में जो पंखा घूम रहा है, लाइट जल रहा है, ये सब किस लिए जलता है, वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, पंखा भी नहीं घूमता, बत्ती भी नहीं जलता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली बना किससे होता है, इलेक्ट्रिक करंट बना होता है फ्लो ऑफ चार्ज से। सोचो, दिस इज ए कंडक्टर, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। तो इसमें एक यूनिट एक एरिया ड्रॉ कर लेते हैं। तो डेफिनेशन यही है कि इस एरिया में से एक सेकेंड में जितना चार्ज क्रॉस करेगा, जितना चार्ज क्रॉस करेगा उसको हम बोलेंगे करंट आई। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई टी। तो एक सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस करेगा इस एरिया को, उसको हम बोलेंगे करंट आई। तो डेफिनेशन क्या है करंट का, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो इस एरिया में से एक सेकेंड में जितना चार्ज क्रॉस करेगा उसको हम बोलेंगे करंट। सो दिस इज Q बाई टी। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्रॉस कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1e। हाँ, e होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक 1e। अगर 10 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है तो उसका चार्ज कितना होगा, 10e हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। तो ne बाय टी, ये होता है करंट। तो यहां से देख सकते हो एक चीज कि अगर पॉजिटिव चार्ज क्रॉस कर रहा है तो क्या होगा, e पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज, अगर यहां से पॉजिटिव चार्ज क्रॉस करेगा तो करंट क्या होगा, करंट हो जाएगा इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अगर पॉजिटिव चार्ज क्रॉस कर रहा है तो करंट भी होगा सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर सोचो नेगेटिव चार्ज क्रॉस कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। तो माइनस आएगा मतलब करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा फिर ऑपोजिट। ओके, तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ और ऑपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है और ऑपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज होता है करंट। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, करंट का यूनिट होता है, करंट का यूनिट देखो टोटल चार्ज बाय टाइम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो कूलम बाय सेकेंड भी बोल सकते हैं, और करंट का यूनिट और एक यूनिट होता है एम्पियर। तो एम्पियर भी बोल सकते हैं, एम्पियर भी होता है और कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। देखो हमें पता होता है कि एक मैटर में क्या होता है, सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, एटॉम बोलते हैं। ओके, तो एटॉम का सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल रहता है। और उसके अराउंड ऑर्बिट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। तो हमें पता है ये एटॉम का पिक्चर है। अभी एटॉम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन को तुम बाहर निकाल दो, बाहर से एनर्जी अप्लाई करके, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाहर चला जाएगा,
तो ये जो एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली घूम रहा है वो उसका चार्ज होता है नेगेटिव, ये हो जाता है नेगेटिव चार्ज। अभी देखो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है और एटम बहुत बड़ा होता है, कंपैरेटिवली टू इलेक्ट्रॉन एटम बड़ा होता है, तो एटम भारी होता है, और इसके वजह से अगर एक कंडक्टर है ना, कंडक्टर में सोचो ये तुम्हारा एटम है, तो एटम मूव नहीं करता है, एटम एक जगह स्थिर रहता है, एटम कंडक्टर के अंदर मूव नहीं करता है, कंडक्टर के अंदर एटम एक जगह फिक्स रहता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन है फ्रीली रैंडमली मूव कर सकते हैं, कुछ कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस तरफ इस तरफ। तो बेसिकली एटम में पॉजिटिव चार्ज, एटम मूव नहीं करता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करता है, इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसी की वजह से हमें करंट मिलता है, करंट हमें इसीलिए मिलता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो की वजह से। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो उतना नहीं होता है, कंडक्टर में नहीं होता है, क्योंकि एटम तो फिक्स्ड है, तो ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलता है। ओके, तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है नेगेटिव चार्ज, तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है ऑपोजिट, आई का डायरेक्शन हो जाएगा ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाता है उसका ऑपोजिट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुआ था ना, तब हमें पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसलिए हमने कंसीडर कर लिया था कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो होगा। लेकिन बाद में ये जाके एस्टेब्लिश हुआ नहीं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं, कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो होता है। तो इसलिए ऐसा हो गया कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट देखने को मिलता है। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो बीकर है और इसमें पानी भरा हुआ है, एक में ज्यादा पानी है ज्यादा हाइट तक और एक में कम पानी है, और दोनों एक नल से कनेक्टेड है। तो क्या होगा अगर इस नल को खोल देंगे तो पानी किस तरफ जाएगा, इस तरफ से इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ आएगा, कौन सी डायरेक्शन में, हमें पता है जो पानी है वो इस तरफ से इस तरफ चला जाएगा, दिस डायरेक्शन में। क्यों जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो पानी का जो हाइट है ना, हाइट ज्यादा है, h हाइट ज्यादा होने से यहां पर पानी का प्रेशर क्या है, प्रेशर P इक्वल्स टू H रो G, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसका हाइट ज्यादा है वहां पर क्या होगा, पानी का प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पर हाई प्रेशर और यहां पर लो प्रेशर। तो पानी जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, ये हमें पता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट भी कंसीडर कर लो कि दो एक कंडक्टर है, यहां पर पोटेंशियल है V1 और यहां पर पोटेंशियल है V2, और V1 क्या है, V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं जहां पर पोटेंशियल ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हाई प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर ज्यादा है, बहुत सारा चार्ज प्रेशराइज कंडीशन में, और यहां पर चार्ज कम प्रेशर में है, तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ करंट चला जाएगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है। यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा, फिर देखो पोटेंशियल का डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहां पर जितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है ना, डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज, उसे हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल। तो जितना ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा उस पॉइंट पे पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एट ए पॉइंट पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल। तो एक डेफिनेशन है, और दूसरा डेफिनेशन क्या है, W बाय क्यू। W बाय क्यू क्या है, मतलब एक कूलम चार्ज को अगर तुम इंफिनिटी से, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर से, 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आ रहे हो, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको भी हम बोल सकते हैं पोटेंशियल भी। तो दो डेफिनेशन हो गया, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो फिर पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसका इक्वेशन होता है V इक्वल्स टू W बाय Q। ओके, तो इसका यूनिट क्या होगा,
पोटेंशियल का यूनिट हम वोल्ट लिख सकते हैं, वोल्ट, वोल्ट एक यूनिट होता है, और W बाई क्यू भी बोल सकते हैं। W का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का होता है कूलम, तो जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या है? सोचो एक पॉइंट से तुम दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लेके जा रहे हो, मतलब यहां पर पोटेंशियल है V1, यहां पर पोटेंशियल है V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में, तुम एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाओगे तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वही है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब W इक्वल्स टू Q इंटू V1 माइनस V2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। V1 माइनस V2 इक्वल्स टू W बाई Q, सेम W बाई Q इक्वल्स टू V1 माइनस V2। तो अब हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में। तो किसको किस साइन से हम डिफाइन करते हैं? जैसे सेल, सेल और बैटरी। बैटरी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बैटरी को इस तरह, जहां पर ए वाला क्या है? पॉजिटिव साइड, और ए वाला होता है नेगेटिव साइड। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ओके, तो दिस इज सेल। अगर एक से ज्यादा सेल कनेक्टेड होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे, ठीक है, मतलब ए प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज में कनेक्ट हुआ तो माइनस के साथ दूसरा प्लस होगा। एक बैटरी का माइनस के साथ दूसरे बैटरी का प्लस साइड कनेक्टेड होता है, उसका माइनस के साथ तीसरा बैटरी का प्लस साइड, तो ये होता है सीरीज कनेक्शन। ये हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर में है लास्ट में, सीरीज कनेक्शन। और क्या है? स्विच कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे हम डिफाइन करते हैं स्विच। ये ओपन है, मतलब सर्किट ओपन है अभी, ये ओपन स्विच। और अगर यहां पर ऐसे करके यहां पर बीच में एक पॉइंट दे दिया तो इसका मतलब है क्लोज्ड है, दिस इज क्लोज्ड, मतलब सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो हो जाएगा। अभी करंट फ्लो होगा, यहां पर करंट फ्लो नहीं होगा। और रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं? रेजिस्टेंस R, R को डिफाइन करते हैं ऐसे, ऐसे डिफाइन करते हैं। क्यों ऐसे क्यों डिफाइन करते हैं? इसका एक रीजन भी है। हमारा जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो ऐसे फ्लक्चुएट करते करते सीधे जाता है, वो ऐसे डायरेक्ट सीधे नहीं जाता है, वो ऐसे नहीं जाता, वो ऐसे ऐसे करते करते जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से इसको हम इस साइन से डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। और अगर तुम ऐसे डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है? मतलब रेजिस्टेंस तुम वेरी कर सकते हो, कोई भी 0 ओम से 100 ओम या 200 ओम तक वेरी कर सकते हो, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। और क्या होता है? और होता है तुम्हारा एमीटर। एमीटर से तुम करंट को मेजर कर सकते हो, इसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे ए। तो ये हो गया एमीटर। और क्या होता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम डिफाइन करते हैं ऐसे भी। तो वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं दो पॉइंट के बीच में। अगर इसको दो पॉइंट के बीच में लगा दिया ना सर्किट में, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो मेजर कर सकता है वोल्ट मीटर। तो अब हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ के बारे में। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ क्या है? बेसिकली सोचो एक कंडक्टर है और यहां पर पोटेंशियल है V1, यहां पर पोटेंशियल है V2। तो एक साइंटिस्ट है ओहम, उसने पहले सबसे नोटिस किया कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, ये जितना ज्यादा होगा करंट भी उतना ज्यादा होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो उतना ज्यादा होगा। जैसे हमारा क्या है, वाटर फ्लो में से यहां पर सोचो वाटर है, तो यहां पर बहुत हाई तक वाटर है और यहां पर थोड़ा सा वाटर है, तो डिफरेंस कितना हुआ? हाइट का डिफरेंस इतना। तो जितना हाइट डिफरेंस होगा वाटर फ्लो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा ना। वाटर डिफरेंस इन प्रेशर जितना ज्यादा होगा वाटर फ्लो भी उतना ज्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होता है सर्किट में जो करंट होता है वो भी उतना ज्यादा होता है। तो V1 माइनस V2 प्रोपोर्शनल टू होता है I, प्रोपोर्शनल साइन है, प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो V1 माइनस V2 को हम लिख सकते हैं कि V, दिस इज इक्वल्स टू V, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। ओके, तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो
एक कांस्टेंट आएगा, v इक्वल टू हो जाएगा आई आर। इस r को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं ओहम्स लॉ, v इक्वल टू आई आर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, v इक्वल टू आई आर। और r क्या है तुम्हारा, r इज रेजिस्टेंस। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं r इक्वल टू v बाई आई। और r का यूनिट क्या होगा, इसको हम बोलते हैं ओहम। ऐसे साइन से लिखते हैं, इसका हम बोलते हैं ओहम। तो अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। देखो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो हमें पता है ओहम्स लॉ से v इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो r इक्वल टू होता है v बाई आई। मतलब रेजिस्टेंस करंट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, सर्किट में करंट कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, बेसिकली सोचो ये तुम्हारा कंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट इजीली यहां से यहां तक नहीं जा पाएगा, करंट जाने में तकलीफ होगा उसको। रेजिस्टेंस मतलब कितना बाधा मिलेगा उसे, एक इलेक्ट्रॉन को या एक पॉजिटिव चार्ज को इस प्रांत से उस प्रांत जाने में कितना बाधा मिलेगा, यही है तुम्हारा रेजिस्टेंस। तो अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, वो स्लोली जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो फास्ट चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस नॉर्मली कंडक्टर का कम होता है। कंडक्टर का कितना होता है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 10⁻⁶ से 10⁻⁸ ओम होता है, बहुत कम होता है। और इंसुलेटर का कितना होता है, इंसुलेटर का होता है बहुत ज्यादा, 10⁻18 ओम, 19 ओम, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, मतलब करंट फ्लो ही नहीं होगा। इंसुलेटर में करंट जीरो हो जाएगा और कंडक्टर में तुम्हें अच्छा करंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो R है ना रेजिस्टेंस, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, विड्थ, एरिया, ये सब के ऊपर कैसे डिपेंड करता है वो देखेंगे, ठीक है। देखो ये तुम्हारा कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है ना, हमें पता है इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जाता, वो ऐसे ऐसे कोलिशन करते करते जाता है, ऑसिलेट करते करते। तो अगर तुमने वायर का लेंथ को इंक्रीज कर दिया, लेंथ पहले इतना था, तुमने डबल कर दिया, लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो लेंथ इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, कॉलिशन और भी ज्यादा होगा ना। कॉलिशन ज्यादा होगा तो कॉलिशन ज्यादा होगा मतलब और बाधा मिलेगा, और बाधा मिलेगा मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल होता है। लेंथ जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, कॉलिशन उतना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, और कॉलिशन ज्यादा होगा मतलब रेजिस्टेंस और भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L होता है, ओके, ये हमें पता चल गया। सो R इज प्रोपोर्शनल टू L। और क्या होता है, अगर हमने कंडक्टर का एरिया को ना बड़ा कर दिया, सोचो तुम्हें कंडक्टर का एरिया को इंक्रीज कर दिया, मतलब एक पहले नैरो लेंथ था, अभी चौड़ा कर दिया, विड्थ इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आराम से चला जाएगा ना, कोलाइड करते करते ऐसे ऐसे चला जाएगा। अगर तुमने सोचो एक तुम छोटे रास्ते से गाड़ी लेके जा रहे हो तो क्या होगा, तुम धीरे धीरे जाओगे, लेकिन अगर रास्ता बड़ा कर दिया तो क्या होगा, आराम से चले जाओगे ना, स्पीड से चले जाओगे। तो वही होता है, अगर तुमने एरिया को इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/एरिया, मतलब एरिया इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस कम होता है, एरिया छोटा होने से नैरो हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। तो यहां पर अगर एक इक्वल टू साइन लाएंगे तो क्या होगा, इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को हम बोलते हैं रो, RHO, रो, ठीक है, रो L/A। एक ग्रीक लेटर है, इसको हम बोलते हैं, रो को क्या बोलते हैं, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो R इक्वल टू हो जाता है रो L/A। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर, कंडक्टर का लेंथ कितना बड़ा होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। एरिया के ऊपर, एरिया कितना चौड़ा और नैरो होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और रो मतलब रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कौन सा मटेरियल तुम ले रहे हो, कॉपर का ले रहे हो कि गोल्ड का ले रहे हो कि किसी और मटेरियल ले रहे हो, तो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। अच्छा, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा,
यूनिट क्या होगा रेजिस्टिविटी का, देखो तो हम लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल, ए आएगा। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ओम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर। तो मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रो रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा ओम मीटर, ठीक है। तो इसका यूनिट होता है ओम मीटर। और डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन तुम देखो इस इक्वेशन से बता सकते हो कि अगर तुम यहां पर ना एरिया और लेंथ को 1 कर दो, तो 1 मीटर लेंथ का एक कंडक्टर लिया और एरिया कर दिया 1 मीटर स्क्वायर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही होगा रो। तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या हुआ, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। मतलब रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल, एल को भी 1 कर दिया, ए को भी 1 कर दिया, तो दोनों को 1 कर दिया तो क्या होगा आर 1 बाई 1 कैंसिल हो जाएगा, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर नहीं हो जाएगा, रो इक्वल्स टू आर। So resistance of a conductor of length 1 meter and area 1 meter square is called resistivity of that material, ठीक है।